गाजा स्ट्रिप को यूएस टेक ओवर करेगा और फिलिस्तीनियों को दूसरे। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कद्स ने इस प्लान का सपोर्ट किया और कहा, चाइना ने कहा कि गाजा फिलिस्तीनियों का है और ये किसी भी तरह की यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट 104 इंडियंस के हाथ पैर चैन से बांधकर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अकॉर्डिंग 2016 से 2020 तक हर साल कांग्रेस ने आपको डायरेक्ट नुकसान पहुंचाया। मतलब ओवैसी वाले फॉर्मूले के हिसाब से जिसे इन लोगों ने ही सेट किया है बी टीम वाला, वो अब खुद ही आपके लिए इस इलेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके ऑलमोस्ट सभी बड़े नेता इलेक्शन हार गए हैं और अब राजा कभी अकेला नहीं हारता, पूरा राज्य ले डूबता है। ये राजधानी थी इसलिए जाने दिया, पूर्वांचल होता तो बूथ कब्जा कर लेता। जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का दर्द भी है। ग्राउंड पे जोश होता है, यूथ शेर आया के नारे लगाते हैं, लेकिन वोटिंग के दिन यही यूथ। एक बार फिर हम वापस लौटे अपने पुराने सेगमेंट द वीकली शो के साथ, जहां हम बात करते हैं हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों को लेकर, जिसमें ड्रामा भी होता है, राजनीति भी होती है और नफरत का बढ़ता प्रकोप भी होता है, जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और अफसोस भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नारे तकबीर! नारे तकबीर! इस हफ्ते की पहली बड़ी खबर जुड़ी है फिलिस्तीन के गाजा से। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा प्लान अनाउंस किया जिसने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया। उन्होंने कहा कि गाजा स्ट्रिप को यूएस टेक ओवर करेगा और फिलिस्तीनियों को दूसरे सेफ और ब्यूटीफुल एरियाज में शिफ्ट किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इससे रीजन में स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिलिस्तीनियों को नए और बेहतर कम्युनिटीज में बसाया जाएगा जहां वो खुश, सेफ और आजाद रह सकते हैं। लेकिन ट्रंप का यह प्लान सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कद्स ने इस प्लान का सपोर्ट किया और कहा कि यह गाजा के लोगों को नए अपॉर्चुनिटीज देगा। उन्होंने कहा कि गाजा के लोगों को गाजा छोड़कर अगर बाहर जाना है तो उन्हें अलाउ किया जाएगा और यह प्लान गाजा को रिबिल्ड करने में मदद करेगा, लेकिन तब जब हमास का खात्मा हो जाएगा। पहली चीज तो ये, तुम कौन होते हो भाई अलाउ करने वाले? गाजा फिलिस्तीनियों का है, मर्जी भी उनकी ही होगी। खैर, यूएस ऑफिशियल्स ने ट्रंप के इस हार्ड प्लान को थोड़ा सा सॉफ्टन करने की कोशिश करी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि पैलेस्टीनियन को सिर्फ टेम्परेरी तौर पर गाजा से बाहर भेजा जाएगा ताकि वहां रिकंस्ट्रक्शन हो सके। सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी क्लैरिफाई किया कि इजिप्ट, जॉर्डन और दूसरी कंट्रीज फिलिस्तीनियों को टेम्परेरी तौर पर रहने देंगे ताकि गाजा को रिबिल्ड किया जा सके। उन्होंने कहा कि गाजा अभी एक डिमोलिशन साइट है जहां रहना किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। वैसे ये जब इनका प्यार उमड़ के बाहर आ रहा, गाजा को डेमोलिश साइट बता रहे हैं, ये भी इन्हीं की देन है। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस प्लान को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि अगर फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती डिस्प्लेस किया गया तो ये एथनिक क्लिंजिंग के बराबर होगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि फिलिस्तीनियों का हक है कि वो अपनी जमीन पर इंसान की तरह रह सकें। इसके अलावा कुछ और कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, टर्की, चाइना, यूके, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने भी इस प्लान का विरोध किया। चाइना ने कहा कि गाजा फिलिस्तीनियों का है और ये किसी भी तरह की पॉलिटिकल बार्गेनिंग का हिस्सा नहीं हो सकता। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ने कहा कि ये प्लान इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है और टू स्टेट सॉल्यूशन को पूरी तरह से खत्म कर देगा। गाजा के लोगों ने भी इस आइडिया को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। फातेह अबू अल सईद नाम के एक 72 साल के एक बुजुर्ग ने कहा कि वो अपने टूटे हुए घर के पास ही रहेंगे क्योंकि वो उनके लिए यूएस और उसकी सारी दौलत से ज्यादा कीमती है। उन्होंने कहा, तुम्हें वो बेकार मलबे का ढेर दिख रहा, वो मेरे लिए यूएस और उसकी सारी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। ये वर्ड कितना कीमती है, उसके पीछे की कहानी कितनी दर्दनाक है, उसका कुछ ही % आप महसूस कर सकते हो। दर्द कितना ज्यादा है, ये दर्द झेलने वाला ही बेहतर जानता है। गाजा में पिछले 15 महीने से इजराइल बमबारी कर रहा है, जिसमें 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी एक सीज फायर चल रहा, लेकिन ये कब तक चलेगा कोई भरोसा नहीं। हालांकि सच्चाई और सटीक बात यह है कि ट्रंप का यह प्लान गाजा के लोगों के साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है। यह सिर्फ गाजा की जमीन को हड़पने और फिलिस्तीनियों को उनके घर से दूर करने की एक साजिश लगती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस प्लान को गलत बताया है और गाजा के लोगों ने भी इसका खुलकर विरोध किया है। यह प्लान सिर्फ एक तरह से फिलिस्तीनियों को उनके हक से महरूम करने का प्लान है, जो बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है। गाजा के लोगों को उनकी जमीन, उनके घर पर रहने का हक है और किसी भी तरह की जबरदस्ती या डिस्प्लेसमेंट उनके साथ जुल्म है। बेहतर यह होगा कि गाजा के लोगों की आवाज सुनी जाए। वो अपनी जमीन से प्यार करते हैं और वहां रहना चाहते हैं। किसी भी तरह की जबरदस्ती या डिस्प्लेसमेंट उनके साथ जुल्म होगा और यह किसी भी तरह से सही भी नहीं है। गाजा के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए और उनकी जमीन पर उनका कंट्रोल होना चाहिए। यही एक इंसाफ परस्त और सस्टेनेबल सोल्यूशन होगा। फ्री पैलेस्टीन फिलिस्तीनियों का हक है। अब आते हैं इस हफ्ते की दूसरी बड़ी न्यूज पर। इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर भी जुड़ी है अमेरिका से, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन इंडिया से भी है। 5 फरवरी 2025 का दिन था। एक यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट 104 इंडियंस के हाथ पैर चैन से बांधकर
इंडिया उन्हें वापस लेकर आता है, लेकिन ये वापसी उनकी मर्जी से नहीं थी। ये लोग अमेरिका में इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे और यूएस अथॉरिटीज ने उन्हें पकड़ लिया और डिपोर्ट कर दिया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बस फर्क इतना है कि उनका हाथ पैर बांधकर भेजा गया और इसके पीछे कई दर्दनाक कहानी छिपी है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में बताया कि 2009 से लेकर अब तक 15,756 इंडियंस को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा चुका है। सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन 2019 में हुई, जब 2042 इंडियंस को वापस भेजा गया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अकॉर्डिंग 2016 से 2020 तक हर साल 1000 से ज्यादा इंडियंस को डिपोर्ट किया गया है। लेकिन यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हर नंबर के पीछे एक इंसान की दर्द भरी कहानी छिपी हुई है, जिसमें रॉबिन हांडा, हरविंदर और जगतार सिंह जैसे लोग अपनी कहानी बता रहे हैं। रॉबिन हांडा एक 27 साल का कंप्यूटर इंजीनियर हरियाणा के इस्माइलाबाद का रहने वाला है। उसने एक ट्रैवल एजेंट को 43 लाख रुपए दिए, जिसने उसे अमेरिका ले जाने का वादा किया, लेकिन उसका सपना सपना ही रह गया। 6 महीने तक उसने ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और पनामा का सफर किया। पनामा में उससे और पैसे मांगकर उसे दबाया गया। जब वो अमेरिका पहुंचा तो बॉर्डर पर ही पकड़ लिया गया और 11 दिन तक वो कस्टडी में रहा और 11 दिन बाद उसे इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। इसी तरह हरविंदर पंजाब को होशियारपुर का रहने वाला है। उसने भी एक ट्रैवल एजेंट को 42 लाख रुपए दिए। उसका सफर भी ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और पनामा से होकर गुजरा। पनामा में उससे भी पैसे मांगे गए और जब वो भी अमेरिका पहुंचा तो उसे भी पकड़ लिया गया और वापस इंडिया भेज दिया गया। इसके अलावा जगतार सिंह, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, ये भी अपने भाई के पास अमेरिका जाना चाहते थे। इन्होंने भी एक ट्रैवल एजेंट को पैसे दिए। इनका सफर दिल्ली से माल्टा, फिर स्पेन और मैक्सिको से होकर गुजरा। मैक्सिको से वो अमेरिका गया, लेकिन इन्हें भी बॉर्डर पर पकड़ लिया गया। ये भी 11 दिन तक कस्टडी में रहे और इन्हें भी वापस डिपोर्ट कर दिया गया। जगतार ने कहा, मेरा सपना टूट गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हरियाणा कुरुक्षेत्र के एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि पुलिस 14 में से 10 डिपोर्टीज और उनके परिवारों से बात कर चुकी है, लेकिन 4 परिवारों का अब तक पता नहीं चल पाया। अभी तक किसी परिवार ने ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ शिकायत नहीं करी है। ट्रैवल एजेंट के खिलाफ कंप्लेंट ना करना हो सकता है, उनके बीच कोई एग्रीमेंट हुआ हो कि आप जानो, आपका काम जाने, मैं बस फलाना लोकेशन तक आपको पहुंचा दूंगा। कुछ भी हो सकता है। हालांकि इंडिया वापस भेजे गए लोगों ने बताया कि उन्हें ट्रैवल एजेंट्स ने स्मूथ जर्नी का वादा किया था, लेकिन उन्हें बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भूख, शोषण और लीगल प्रॉब्लम से वो जूझते रहे। सभी ने लाखों रुपए दिए और आखिर में उन्हें वापस भेजा गया। हालांकि 100 बात की एक बात, जब भी कोई देश किसी इंसान को उसके हाथ पैर बांधकर वापस डिपोर्ट करता है तो ये न सिर्फ उस इंसान की इज्जत को दबाता है, बल्कि उस देश की डिग्निटी को भी गहरी चोट देता है। इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री है। हमारे लोग हर सेक्टर्स में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे ही लोग इलीगल तरीके से दूसरे देश में जाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे देश की इमेज को नुकसान पहुंचाता है। और इस बार जिस तरह लोगों के हाथ पैर बांधकर वापस भेजा गया है, वो हमें यह सिखाता है कि सपने देखना गलत नहीं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए गैर कानूनी रास्ते अपनाना गलत है। एक प्रॉब्लम और भी है, लोग करे भी तो करे क्या। इंडिया में उन्हें जॉब नहीं मिल रही और ना ही हमारे पॉलिटिशियन इस पे गौर कर रहे हैं। देश की पब्लिक भी है कि उन्हें सिर्फ यह दिख रहा है कि मुसलमान टाइट है, बस इसी के नाम पर वो खुशी में नाच रहे हैं। उन्हें भी इससे कोई मतलब नहीं। बट फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लीगल इमिग्रेशन का रास्ता अपनाने से बहुत बेहतर है कि आप लीगल तरीके से अपनी जिंदगी जीने का रास्ता तलाश करें। अब आते हैं इस हफ्ते की तीसरी बड़ी न्यूज पर। दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया और इस बार का रिजल्ट 180 डिग्री शिफ्ट हो गया। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों की हार ने सबको शॉक कर दिया। कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर आपको हर तरफ से दबोच लिया और AIMIM उनका तो वही हाल हुआ जो हर बार होता है, ग्राउंड पे जोश लेकिन वोटिंग के टाइम पर धोखा। ये समझते हैं दिल्ली में क्या हुआ और क्यों हुआ। अरविंद केजरीवाल जो एक टाइम पे करप्शन के खिलाफ आंदोलन का चेहरा हुआ करते थे और इन्होंने दिल्ली को स्कूल्स, मोहल्ला क्लिनिक और फ्री बिजली पानी का मॉडल दिया और अब खुद ही अपनी ही सीट हार गए। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हरा दिया और यह हार सिर्फ केजरीवाल की हार नहीं बल्कि आपके सपनों की हार है। केजरीवाल के साथ साथ उनके दूसरे बड़े नेता भी ये इलेक्शन हार गए। सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी 675 वोट से चुनाव हार चुके हैं। सिसोदिया की सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट को 7350 वोट मिले, जिससे यह साफ पता चलता है कि कांग्रेस ने आपको डायरेक्ट नुकसान पहुंचाया। मतलब ओवैसी वाले फॉर्मूले के हिसाब से जिसे इन लोगों ने ही सेट किया है, बी टीम वाला, वो अब खुद ही दिल्ली में बी टीम बन गए। कांग्रेस जो अब तक दिल्ली में पॉलिटिकली इररिलेवेंट लग रही थी, उसने इस बार अपना गेम प्लान ही बदल दिया। कम से कम 12 सीट पे कांग्रेस ने ऐसे वोट काट लिए जो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को नुकसान दे गया। हालांकि कांग्रेस ने वही किया है जो आपने हरियाणा और गुजरात में किया था, वोट काटकर दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाना। हरियाणा और गुजरात में आपने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था और अब दिल्ली में
कांग्रेस ने आपको उसका बदला दे दिया। यही वजह है कि दिल्ली में एक भी सीट न जीतने वाली कांग्रेस ऐसे खुशी मना रही कि जैसे इन्हीं की सरकार बनने वाली है। खैर, आपके लिए इस इलेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके ऑलमोस्ट सभी बड़े नेता इलेक्शन हार गए हैं और अब असेंबली में आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कौन करेगा? केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज सबके सब इलेक्शन हार गए, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी लीडरशिप क्राइसिस है। अब आपको नए चेहरे ढूंढने होंगे जो पब्लिक को पसंद भी है और पार्टी को दोबारा खड़ा भी कर सके। इसके अलावा एक और सीट पटपड़गंज, जहां से आपके कैंडिडेट अवध ओझा भी 28,072 वोट से इलेक्शन हार गए। अवध ओझा जो अपने राजा वाले एटीट्यूड के लिए फेमस हैं, लेकिन अब मीम्स की दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं। लोग उन्हें लेकर मीम्स बना रहे हैं, जैसे राजा कभी अकेला नहीं हारता, पूरा राज्य ले डूबता है, ये राजधानी थी इसलिए जाने दिया, पूर्वांचल होता तो बूथ कब्जा कर लेता, जीत कर तो राजा सब बनते हैं, हार कर भी राजा कहलाओ, ये होता है राजा वाला व्यक्तित्व। इस तरह कई मजेदार मीम्स खूब वायरल हो रही। अवध ओझा की हार ने उनकी पर्सनैलिटी को और भी पॉपुलर बना दिया, लेकिन पॉलिटिकली ये आम आदमी पार्टी के लिए एक और सेटबैक है। हालांकि जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का दर्द भी कुछ कम नहीं है। ओखला सीट से AIMIM के कैंडिडेट शिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन इलेक्शन हार गए। हालांकि AIMIM के साथ हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है। ग्राउंड पे जोश होता है, यूथ शेर आया के नारे लगाते हैं, लेकिन वोटिंग के दिन यही यूथ किसी और को वोट दे आते हैं। MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की लीडरशिप और मुस्लिम इश्यूज पर बात करने के बाद भी पार्टी को वोट नहीं मिलते हैं। मुस्लिम वोटर्स वैसे तो ओवैसी को खूब मानता है, खूब प्यार भी देता है, लेकिन बीजेपी जीत जाएगी उनका ये डर उन्हें ओवैसी को वोट नहीं देने देता। शिफाउर रहमान जैसा लीडर जिसे लेकर ग्राउंड पे जबरदस्त माहौल बना हो, वो इलेक्शन हार जाए, मुस्लिम को समझना चाहिए। जबकि अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं। चुनाव के बाद जब बीजेपी जीत जाती है तो सब कहते हैं कि मुस्लिम वोटर्स ने अपना वोट किसी और को दे दिया, इसलिए फलाना हार गए, मुस्लिम वोटर वहां शिफ्ट हो गया इसलिए फलाना जीत गए। ये बात हर इलेक्शन के बाद जरूर बोली जाती है। ओवरऑल दिल्ली इलेक्शन का नतीजा आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। अरविंद केजरीवाल जो एक टाइम पे एंटी करप्शन आइकन हुआ करते थे, वो अब सत्ता के साथ साथ अपनी विधायकी तक नहीं बचा पाए। केजरीवाल का फेलियर यह दिखाता है कि सिर्फ स्कूल्स, क्लिनिक और फ्री बिजली पानी से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। पब्लिक को कुछ और भी चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, क्लियर विजन और करप्शन फ्री इमेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू मुस्लिम। समझ रहे हो? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और मजेदार और अफसोसनाक अपडेट के साथ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।